नमस्कार, मेरा नाम संदीप और आज हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर स्पेस और वेक्टर स्पेस का एक टॉपिक को समझने का कोशिश करेंगे। हम ये मान करके चलेंगे कि आपको वेक्टर स्पेस का कुछ भी नहीं आता। हम ये मान करके चलेंगे कि क्लास 12 लेवल के बाद आप कुछ गैप किए थे या ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ गैप किए थे और आपको इस टॉपिक को पढ़ने का जरूरत है। मीन्स आप थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हो, वैसे टेक्निक से समझाने का कोशिश करें और उम्मीद करते हैं कि क्लास जैसे ही कंप्लीट होने वाला होगा ना, तो आपको वेक्टर स्पेस के बारे में थोड़ा तो आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस टॉपिक को। और इस टॉपिक में आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं और क्या क्या देखने वाले हैं वो देखते हैं। तो सर, टॉपिक का नाम आप ऐसे नोट्स कॉपी भी बनाना, वेक्टर स्पेस एंड इट्स ऑपरेशंस। तो आपको ये नोट्स में ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये हम लिखे हैं। रीजन ये है कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो। तो आपको क्या लिखना है, आपको हेडिंग में लिखना है वेक्टर स्पेस एंड इट्स ऑपरेशन। तो सर, ये बीएससी मैथमेटिक्स का टॉपिक है और साथ ही साथ यूपीएससी ऑप्शनल पेपर और अभी जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जहां पे मैथ्स ऑप्शनल पेपर होता है, वहां पे इस टॉपिक को रखा गया है, वेक्टर स्पेस। सर, वेक्टर स्पेस में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हम लोग देखेंगे। तो वेक्टर स्पेस क्यों बनाया गया, तो आप समझो ना सर, यहां पे हम लोग एक्स एक्सिस का बात करते हैं, वाई एक्सिस का बात करते हैं और एक जेड एक्सिस भी आ जाता है। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में हम लोग वेक्टर तो पढ़ ही चुके थे कि वेक्टर को कैसे ऐड किया जा सकता है, वेक्टर को कैसे डॉट प्रोडक्ट किया जा सकता है, वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, लेकिन वेक्टर में डिवीजन नहीं होता है। तो सर, मैथमेटिशियन ना, जैसे एपी में आप पढ़े होंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म, वैसे ही वेक्टर को ना n डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट किया गया। सर, स्पेस क्या होता है ये थोड़ा बहुत जानते हो क्या? नहीं जानते हैं, कोई नहीं, तो समझते हैं। सर, मेरा और आपके बीच में जो गैप है ना, उस गैप को हम लोग कहते हैं स्पेस। अच्छा, स्पेस कहते हैं ना ये खाली वाला जगह पे जहां पे फैन लटका हुआ है, चाहे जहां पे भी खाली रूम है, उसको स्पेस कहेंगे। जहां पे आप खड़े हो उस फ्लैट सरफेस, उसको क्या कहेंगे? सरफेस। अगर वो सरफेस फ्लैट है तो हम उस फ्लैट सरफेस को प्लेन कहेंगे, उस फ्लैट सरफेस को प्लेन कहेंगे। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक प्लेन, एक स्ट्रेट लाइन होता है, दूसरा प्लेन होता है और थर्ड क्या होता है? स्पेस होता है। तो सर, इस स्पेस को 3 डायमेंशनल में तो कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या 4 डायमेंशनल में किया जा सकता है, क्या 5 में किया जा सकता है, क्या nth टर्म में किया जा सकता है? तो आज हम लोग इसी टॉपिक को समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर वेक्टर स्पेस है क्या और वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड क्या होता है। ये फील्ड एक वर्ड है, इसको समझना है। हम थोड़ा बहुत मान करके चलेंगे कि आप मेरे चैनल में जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट किसका सर? तो प्लेलिस्ट हमारा बना हुआ है ग्रुप थ्योरी का। ये ग्रुप क्या होता है? तो 5 या 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए ना, तो उसको ग्रुप कहते हैं। कौन कौन सा सर? क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये 4 प्रॉपर्टी, और अगर 5वां भी सेटिस्फाई कर जाए ना तो इसको अबेलियन ग्रुप कहते हैं। अगर आप इतना थोड़ा सा जानते हो अबेलियन ग्रुप के बारे में, तो आज का क्लास ना सिर्फ आपके लिए है। तो सर, इस टॉपिक को देखते हैं, मीनिंग ऑफ वेक्टर इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। यहां पे कहता है इन मैथमेटिक्स
सिर्फ मैथमेटिक्स में हम लोग वेक्टर को जोड़ना सीखे थे, वेक्टर को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखे थे, वेक्टर को दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट करना सीखे थे, दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखे थे। क्या क्या हम बोले कि कभी भी एक वेक्टर लिखा हुआ है तो वेक्टर में हमारे पास 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल, तो यहां पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप ऐसा लिख दिए, एक वेक्टर है। नेक्स्ट बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। सर ये दो वेक्टर हुआ। अब ये दोनों ही वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। यहां पे हम लिखेंगे i कैप माइनस 2j कैप और 7k कैप। सर हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा टाइम दो, आपको लगेगा कि हाँ क्लासेस कंप्लीट होते होते तक आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया। यहां पे मैथ्स में हम लोग वेक्टर के साथ क्या क्या करते हुए आए हैं वो देख रहे हैं। जब हम लोग दो वेक्टर को ऐड करते थे ना तो हम लोग लिखते थे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जैसे ही लिखे तो यहां पे क्या होगा, 2 प्लस 1 आई कैप, 3 माइनस 2 जे कैप एंड 4 प्लस 7 के कैप। क्या लिखे सर, आई का कॉफिशिएंट को आई के कॉफिशिएंट के साथ ऐड किए, यहां पे 2 है और यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। हम पहले भी बतला चुके हैं कि ये क्लास में हम ये मान करके चलेंगे कि क्लास 12 लेवल से आप आए हो, या अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 12 लेवल से ही ना होगे सर। हाँ, लेकिन बीच में कुछ गैप हो गया, पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म हो गया। सेकेंड, जो यूपीएससी ऑप्शनल के लिए ये क्लासेस को देख रहे हैं, हम ये मान करके चलेंगे कि आपका ग्रेजुएशन और पीजी तो हो चुका था लेकिन बीच में कुछ गैप हो गया। गैप होने का मतलब 3-4 साल आप किसी कंपनी में या किसी और गवर्नमेंट जॉब में जॉब किए हैं, फिर ये वैकेंसी आया और आपको लगा कि इस वैकेंसी को क्लियर करना है। अगर इस वैकेंसी को क्लियर करना है तो मेरे को वेक्टर स्पेस ऑप्शनल पेपर में, एक सब्जेक्ट में ऑप्शनल पेपर में वेक्टर स्पेस था, तो उस गैप को भी दूर करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे एक वेक्टर लिखा हुआ है, यहां पे एक वेक्टर लिखा हुआ है, और ये 2 प्लस 1 आई कैप, 3 माइनस 2 जे कैप, 4 प्लस 7 के कैप। मतलब आई को आई के साथ ऐड किए, जे को जे के साथ ऐड किए और के को के के साथ ऐड किए, तो सर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 यानी कि 3 आई कैप, यहां पे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 जे कैप एंड 7 प्लस 4 11 के कैप। तो सर ये हमारे पास होगा 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 11 के कैप। तो सर दो वेक्टर के बीच में एडिशन सीखे थे, दो वेक्टर के बीच में एडिशन सीखे थे, दो वेक्टर के बीच में सब्ट्रैक्शन सीखे थे सर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सर दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट सीखे थे, दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट सीखे थे, और अगर कोई एक वेक्टर है तो उस वेक्टर को कोई स्केलर मल्टीप्लाई कैसे करता है वो सीखे थे। पिछले क्लासेस में आप सीखे होंगे कि कोई नंबर किसी वेक्टर के साथ ना ही डॉट करता है और ना ही क्रॉस करता है, तो कभी भी कोई स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या होगा, एक वेक्टर होगा। मान लेते हैं इस वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप होगा। 2 से ना मल्टीप्लाई किए सर, वेक्टर ए को कितना से मल्टीप्लाई किए, 2 से। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि दो वेक्टर को ऐड कैसे किया जा सकता है। आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है, दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जा सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या किया जाता है, और किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है इसे,
यहां पे आप देखना कुछ कुछ लिखा हुआ है कि वेक्टर में एडिशन कैसे किया जा सकता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन में 2 टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है। जो इंपॉर्टेंट चीज होगा ना उसको नोट्स में करना, अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सर अब हमारा फिजिक्स में आ जाता है, तो आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। सर फिजिक्स का टीचर तो हम है नहीं, लेकिन हम इतना बतला सकते हैं कि आप फिजिक्स पढ़ करके आए हो, तो क्या आप ये सारे क्वांटिटी में आप फिजिक्स में यूनिट्स के बारे में जानते हो? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम क्लास 9th और क्लास 11th में आप पढ़े होंगे। हम ये मान लेते हैं कि फिजिक्स में आप पढ़े होंगे कि कुछ कंपोनेंट होता था, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ जेड। यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप। एक फोर्स 10 न्यूटन अप्लाइड होता है एक एंगल 60 डिग्री पे, तो वो वेक्टर कैसा होगा वो बतलाओ। क्या इस टाइप का कुछ लिख दिया? ठीक है। अब यहां पे एक क्लास बीएससी मैथमेटिक्स में एक टॉपिक आप लोग को पढ़ना हुआ होगा, फील्ड। हम ये मान करके चलते हैं कि आपको फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो आज ना सर हम लोग फील्ड को ना समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर फील्ड क्या होता है। यहां पे आ गया है सर, यहां पे फील्ड का डेफिनेशन नहीं आया है सर, हम ऐसा अरेंज करके समझाने का कोशिश करेंगे कि नोट्स आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाए। तो सर यहां पे क्या है, फील्ड का एग्जाम्पल आप पहले ले रहे हो, फील्ड का एग्जाम्पल पहले ले रहे हो, फील्ड का डेफिनेशन समझाने का कोशिश नहीं कर रहे हो आप, कोई नहीं। तो यहां पे देखना, यहां पे कहता है कि प्रूव दैट क्यू। सर ये क्यू क्या है? क्यू फॉर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब पी बाई क्यू। ऐसा नंबर, देखो अभी हम ये मान करके चलेंगे कि सर आप सारे सीबीएसई स्टूडेंट नहीं हो, या आपका मीडियम इंग्लिश ही नहीं था, आपका मीडियम हिंदी था, और हिंदी मीडियम से आप बीएससी मैथ्स इंग्लिश से करके आए हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो एक आध टॉपिक होगा ना उसके डिटेल में जाएंगे, और वो जो डिटेल होगा ना सर, वो डिटेल को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देखेंगे। अब वो डिटेल क्या है सर? वो डिटेल हमारे पास है, यहां पे एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर किस फॉर्म में है? पी बाई क्यू के फॉर्म में है। और जहां पे पी और क्यू, जहां पे पी और क्यू इज, ये पी और क्यू इंटीजर होगा सर हमारा, और क्यू का वैल्यू क्या नहीं होगा? क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा एक कॉल आ गया था इसीलिए थोड़ा ध्यान भटक गया ना, टेंशन नहीं लेना। यहां पे देखना, यहां पे Q एक रैशनल नंबर को दिखला रहा है, Q एक रैशनल नंबर को दिखला रहा है। किसको दिखला रहा है? रैशनल नंबर्स को दिखला रहा है। और वो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? तो सर आप 3 को रैशनल नंबर बोल सकते हो क्या? अभी हम बोल रहे थे फ्लो में कि सर आप हिंदी मीडियम से भी आए होंगे और ग्रेजुएशन में इंग्लिश ले लिए होंगे, तो कहीं कहीं पे कुछ डिटेल में जाएंगे तो उससे घबराना मत, लेकिन क्लास कंप्लीट होते होते तक आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या मिला है। यहां पे 3 एक रैशनल नंबर है सर, क्यों? 3 डिवाइडेड बाई 1 है, मतलब कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। इतना समझ जाना, फिर फील्ड तो ऐसे उड़ जाएगा। कैसे उड़ जाएगा? चुटकी में, कोई नहीं। तो सर यहां पे क्या है ना सर, यहां पे क्या है ना सर, देखना, प्रूव दैट क्यू, क्यू मतलब रैशनल नंबर, कैपिटल क्यू लिखा हुआ है इसका मतलब रैशनल नंबर। इंटीजर भी बोले थे ना, वो भी समझाएंगे कभी ना कभी। यहां पे प्रूव दैट क्यू एक रैशनल नंबर है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज अ फील्ड। ये क्या बनाता है? फील्ड। सर एक नंबर लाइन लेंगे, और नंबर लाइन में ये 0, ये 1, ये 2, यहां पे -1, यहां पे -2, ये क्या हुआ? कुछ नंबर्स हुए सर, कुछ नंबर्स, ये प्लस इंफिनिटी तक जाएगा और ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा।
सर ये प्लस इंफिनिटी तक जाएगा और ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। तो 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इसको इंटीजर्स कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और इधर वाला को क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर। और जो 0 होता है ना, वो ना ही पॉजिटिव और ना ही निगेटिव होता है। तो यहां पे कहता है प्रूव दैट Q जो क्या है, Q क्या है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज अ फील्ड। फील्ड के बारे में अभी आप कुछ भी नहीं जानते हो, हम ये मान करके चल रहे हैं फील्ड आपको आता ही नहीं है, समझेंगे ना अभी। तो कहता है लेट Q क्या है, कैपिटल Q क्या है। तो सर Q जो है ना वो इस टाइप के कलेक्शन है, कहां पे, P/Q, सच दैट, इसको कहते हैं सच दैट। और P और Q ना किसका एलिमेंट है, इंटीजर का। इंटीजर क्या होता है, ये सब होता है। जहां पे Q का वैल्यू 0 नहीं होगा, यानी कि आप कह सकते हैं Q होता है पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है, यहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया, तो आप ऐसा लिख लो। अब हमको कितना प्रॉपर्टी फील्ड का चेक करना है, 11 प्रॉपर्टी। और क्लास जब स्टार्ट हो रहा था ना, तो हम पहले ही आपसे पूछे थे कि थोड़ा बहुत ग्रुप जानते हो क्या, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये जानते हो क्या। और इसमें अगर कॉम्यूटेटिव हो जाएगा तो क्या अबेलियन ग्रुप जानते हो क्या। अगर इतना जानते हो तो थोड़ा बहुत और भी समझने का कोशिश करना, समझ में आएगा। यहां पे कहता है एक्सियम्स अंडर एडिशन। सर रैशनल नंबर को चेक करना है कि क्या ये फील्ड बनाता है, तो प्लस और डॉट के साथ हम लोग को कुछ चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा कि एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के साथ ऐड करने के बाद क्या एक रिजल्ट रैशनल नंबर आएगा। सर यहाँ पे 1/2 प्लस 2/3 को ऐड किए तो 7/6 हुआ, और क्या 7/6 P/Q के फॉर्म में है। यस सर, ये एक P/Q के फॉर्म में है, तो हम इसको रैशनल नंबर कहेंगे। तो इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज रैशनल। सम ऑफ टू रैशनल इज रैशनल, दैट इज करके कुछ लिखा हुआ है, दैट इज करके कुछ लिखा हुआ है। अब यहां पे देखेंगे क्या एसोसिएटिविटी लिखा हुआ है, फिर कॉम्यूटेटिव लिखा हुआ है, फिर एडिटिव आइडेंटिटी, फिर एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो क्या है यहां पे क्लोजर, फिर एसोसिएटिविटी, फिर कॉम्यूटेटिव, फिर एडिटिव आइडेंटिटी, फिर एडिटिव इनवर्स है। तो सर यहां पे क्या है ना, एसोसिएटिव के लिए क्या होता है कि आप 3 रैशनल नंबर लेंगे, ए बी सी, यहां पे भी ए बी सी, आप नंबर लिए ना सर, यहां पे ये ब्रैकेट डाल दो और यहां पे ये ब्रैकेट डाल दो, ये आपस में इक्वल होता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। क्यों ना होल्ड करता है फॉर ऑल क्यू फॉर रियल नंबर। रियल नंबर में एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन तो होता है। कॉम्यूटेटिव क्या होता है सर, a प्लस बी आप ऐड करोगे तो b प्लस ए के बराबर होगा। आप ऐसे ऐड करो चाहे ऐसे ऐड करो, इसका रिजल्ट आपस में इक्वल होगा। तो प्लस एडिशन के साथ में हम लोग चेक कर रहे हैं, पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, फिर कॉम्यूटेटिव, फिर एडिटिव आइडेंटिटी। 5 में ऐसा क्या ऐड करे कि 5 चेंज ना हो, तो 5 में आप 0 ऐड कर दो सर, उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। यहां पे क्या होगा सर, एडिटिव इनवर्स। क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब 5 में ऐसा क्या ऐड करे, 5 भी एक रैशनल नंबर है जिसमें ऐसा क्या ऐड करे कि रिजल्ट हमारा 0 आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी। तो कहता है कि P/Q एक रैशनल नंबर है, अगर उसमें निगेटिव मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो वो एक रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो यहां पे लिखा हुआ है एक्सियम्स अंडर एडिशन, एक्सियम्स अंडर एडिशन। तो सर इसको आप कह सकते हो एबेलियन ग्रुप। क्या कह सकते हो, एबेलियन ग्रुप। क्यों सर, क्लोजर हुआ, एसोसिएटिव हुआ, आइडेंटिटी हुआ, इनवर्स हुआ और कॉम्यूटेटिव हुआ, यानी कि Q को प्लस के साथ क्या बनाना चाहिए, एबेलियन ग्रुप। ठीक है,
क्यू को हम प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बनवा दिए। अब यहां पे क्यू है ना सर, क्यू को डॉट के साथ यानी कि मल्टीप्लीकेशन के साथ भी बनाना होगा अबेलियन ग्रुप, यानी कि दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एक रैशनल नंबर होगा सर। यहां पे दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद एक रैशनल होगा, फिर एसोसिएटिव होल्ड करेगा, फिर कॉम्यूटेटिव होगा, फिर आइडेंटिटी होगा और उसके बाद इनवर्स भी होगा। इनवर्स किसको छोड़ करके? जीरो को छोड़ करके। अगर यहां पे एक माइंड में आ रहा है कि जीरो का इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी यहां पे 1 होगा। सर जीरो को यहां पे इंक्लूड नहीं किया जाता है, यहां पे एक्सक्लूड किया जा सकता है। जीरो हमारा क्या होगा? एक्सक्लूडेड। जीरो क्या होगा? एक्सक्लूडेड। अच्छा, यहां पे क्लोजर हुआ एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेटिव, आइडेंटिटी। यहां पे मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स। अब इसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। यहां पे 3 इंटू 5 प्लस 7। सर ये भी एक रैशनल नंबर, ये भी एक रैशनल नंबर, तो 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7, क्या ये इक्वल होगा? तो 5 और 7 कितना होगा? 12, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा। 3 5 जा 15, 7 3 जा 21 और दोनों को ऐड करेंगे तो 36 होगा। क्या ये रिजल्ट आपस में इक्वल होगा? होगा ना सर। तो Q प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बनाता है, Q स्टार यानी कि एक्सक्लूडिंग जीरो डॉट के साथ क्या बनाता है? एबेलियन ग्रुप बनाता है और Q डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। तो इसका 5, इसका 5 और 1, टोटल कितना? 11 प्रॉपर्टी हमारा जब सेटिस्फाई करेगा तो हम कह सकते हैं कि Q जो है वो फील्ड बनाता है। अच्छा, ऐसा क्या? हेंस Q इज अ फील्ड। अब समझ में आया सर कि किसी भी सेट को हम फील्ड कब कह सकते हैं? फील्ड कब कह सकते हैं? तो सर फील्ड कहने के लिए ना आपको उसमें 11 प्रॉपर्टी चेक करना होगा। पहले तो प्लस के साथ, फिर मल्टीप्लीकेशन के साथ। अगर प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बनाया और फिर मल्टीप्लीकेशन के साथ भी एबेलियन ग्रुप बनाया और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होगा तो हम इसको क्या कहेंगे? फील्ड बना रहा है। ये जो सेट है ना वो सेट क्या बना रहा है? फील्ड बना रहा है। अब एक एग्जांपल लेते हैं जो फील्ड नहीं बनाता होगा। तो यहां पे क्या कहता है? सो दैट यहां पे एक जेड लिखा हुआ है सर। सो दैट जेड द सेट ऑफ इंटीजर को जेड से दिखलाते हैं और इंटीजर के अंदर में एलिमेंट क्या होता है वो हम थोड़ा देर पहले एक नंबर लाइन बना करके लिखे थे। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये क्या नहीं बनाता है सर? ये फील्ड नहीं बनाता है। क्यों सर? ये फील्ड क्यों नहीं बनाता है? तो जेड प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बनाएगा यानी कि 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, और जेड स्टार क्योंकि जीरो को छोड़ना होता है, जीरो का इनवर्स नहीं निकलता है मल्टीप्लीकेशन के साथ, तो जीरो स्टार मतलब एक्सक्लूडिंग जीरो, जेड स्टार डॉट के साथ एबेलियन ग्रुप नहीं बना पाता है। तो कौन सा प्रॉपर्टी फेल करता होगा सर? जैसे यहां पे 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 यानी कि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। 1 कौन सा एलिमेंट है? आइडेंटिटी। अब 7 को कैसे मल्टीप्लाई करें कि मेरा आइडेंटिटी आए? तो 1/7, और क्या 1/7 क्या आइडेंटिटी है? तो सर नहीं है, 1/7 आइडेंटिटी नहीं, मतलब इंटीजर नहीं है। 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो आएगा, लेकिन 1/7 इंटीजर नहीं है। इंटीजर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर इंटीजर होंगे क्या? नहीं। 3/3 इंटीजर होगा? हाँ होगा। 6/3 इंटीजर होगा? होगा। क्या 5/1 इंटीजर होगा? होगा। लेकिन 5/2 इंटीजर होगा? नहीं। कहानी समझ में आया? तो सर हमारा कौन सा प्रॉपर्टी फेल कर जाएगा?
5 प्रॉपर्टी तो एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाएगा। जेड स्टार सॉरी जेड स्टार डॉट के साथ यानी कि मल्टीप्लीकेशन के साथ अबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगा। अब जेड स्टार मल्टीप्लीकेशन के साथ अबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो कौन सा प्रॉपर्टी फेल करता हो। तो यहां पे सारे एलिमेंट का इनवर्स नहीं मिलता है, यानी कि जेड जो है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन अबेलियन ग्रुप नहीं बनाता है। बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव सेटिस्फाई करता होगा, लेकिन उसका कोई जरूरी नहीं है। तो अभी हम लोग देखें कि जेड फील्ड नहीं बनाता है। तो जो सेट जेड है ना, वो फील्ड नहीं बनाता है। फील्ड बनाने के लिए 11 प्रॉपर्टी का जरूरत होगा। कितना प्रॉपर्टी का जरूरत होगा सर? 11 प्रॉपर्टी का। अब हम लोग आते हैं फील्ड का डेफिनेशन में। अब तो समझ में आएगा। ए फील्ड एफ इज नॉन एम्प्टी सेट। ए फील्ड एफ, कैपिटल एफ एक सेट है जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, और वो एफ जो है ना वो फील्ड बनाता है। अगर फील्ड बनाता है तो उसके पास 2 बाइनरी ऑपरेशन होगा, प्लस एडिशन और दूसरा मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट एडिशन और दूसरा मल्टीप्लीकेशन। सच दैट द फॉलोइंग 11 एक्सियम्स, यहां पे 11 एक्सियम्स है तो आपको समझ में आया होगा। प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप 5, मल्टीप्लीकेशन के साथ अबेलियन ग्रुप 5, 5 5 10 और एक डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि 11 आर सेटिस्फाइड। और फील्ड का एलिमेंट हम लोग लेंगे ए बी सी, स्मॉल ए बी सी से स्केलर एलिमेंट कहा जा सकता है। एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन एवर नेसेसरी। यहां पे एक्सियम्स ऑफ अ फील्ड एफ प्लस और डॉट के साथ एक फील्ड बनाता है, जैसे रियल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। यहां पे कहता है पहला एक्सियम्स क्या है? एक्सियम्स रिलेटेड टू एडिशन, अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। नेक्स्ट, एक्सियम्स रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन, अबेलियन ग्रुप अंडर डॉट एक्सक्लूडिंग 0। सर 0 को हटा दो सर। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लिखोगे समझ में आ जाएगा सर। अब यहां पे क्या है? वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन को समझते हैं। तो सर वेक्टर 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल और nth डायमेंशनल के लिए हम लोग वेक्टर स्पेस बनाए हैं। मैट्रिक्स को भी वेक्टर कहेंगे, पोलिनोमियल को भी वेक्टर कहेंगे। पोलिनोमियल इक्वेशन होता है ना, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, कोई बात नहीं। ए वेक्टर स्पेस, जिसको हम लोग लीनियर स्पेस भी कहते हैं, इज कॉल्ड ऑल्सो लीनियर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ इज नॉन एम्प्टी सेट वी विथ 2 बाइनरी ऑपरेशन, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, ये वेक्टर एडिशन को हम लोग कहेंगे इंटरनल कंपोजिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन को कहेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन। वेक्टर का एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे यू वी डब्ल्यू में, हमेशा वेक्टर का एलिमेंट को क्या लिखेंगे? यू वी डब्ल्यू में। और फील्ड का एलिमेंट को लिखेंगे ए बी स्केलर में। यहां पे कहता है कि 2 वेक्टर को ऐड करने के बाद वेक्टर ही आएगा, ये सही है। u प्लस भी करोगे या v प्लस u करोगे तो वो कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई करता है वेक्टर। अभी हम जो भी वेक्टर का बात कर रहे हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस में, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये मान करके चलना। फिर एसोसिएटिव होगा, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है। फिर एडिटिव आइडेंटिटी होगा, एडिटिव इनवर्स होगा।
मतलब अगर कोई एक वेक्टर है तो उसका एडिटिव आइडेंटिटी 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप हो। अगर कोई वेक्टर v है जो इस सेट से लिया गया है तो माइनस v भी इसी सेट में होगा। मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अगर v से लिया गया है, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस, तो -2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप भी v से ही लिया गया होगा। तो ये 5 प्रॉपर्टी। फिर आता है बी, एक्सियम्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो इससे पहले क्या था? इससे पहले था इंटरनल कंपोजिशन। क्या था? इंटरनल कंपोजिशन। एक्सियम्स रिलेटेड टू इंटरनल कंपोजिशन मतलब वेक्टर के पास दो साइन होगा, एक प्लस और दूसरा डॉट। ठीक है, ये डॉट और वेक्टर ओवर फील्ड एफ का बात किया जा रहा है। ये जो वेक्टर है इस फील्ड के साथ क्या बनाता है? वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस के लिए 10 ऑपरेशन याद करना होगा। तो सर वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। कितना? 5। कौन कौन सा? तो वही एक्सियम्स अबेलियन ग्रुप वाला। अगर अबेलियन ग्रुप वाला प्रूफ कर लिए ना तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या देखना है कि एक फील्ड का एलिमेंट लेंगे और एक वेक्टर का एलिमेंट लेंगे, दोनों के बीच में डॉट होगा। ऐसे वेक्टर में नहीं सिखलाया गया है कि एक नंबर लो और एक वेक्टर लो और दोनों के बीच में डॉट करो। दो वेक्टर के बीच में डॉट होता है, वो 12 लेवल में। यहां पे आप क्या ले रहे हो? एक फील्ड का एलिमेंट ले रहे हो, कोई नंबर है कोई वेक्टर है और दोनों के बीच में डॉट कर रहे हो। तो फील्ड के पास भी अपना एडिशन और डॉट है, वेक्टर के पास भी अपना एडिशन और डॉट है। तो ये वेक्टर वाला डॉट नहीं है, ये डॉट किसका है? फील्ड वाला। मतलब सर एक नंबर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 12 लेवल में हम सीखे हैं कि यहां पे डॉट नहीं लिखा जाता है ग्रेजुएशन में। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 6, 8 ऐसा कुछ होगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, क्या ये रिजल्ट हमारा वेक्टर आएगा? सर एक नंबर को अगर किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर ही होगा सर, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। तो यहां पे क्या कहा कि एक नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया वो वेक्टर होगा। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर वेक्टर एडिशन लिखा हुआ है, दो वेक्टर को ऐड किए हैं, u और v वेक्टर है और स्केलर इधर है। याद करो ना, 2 इंटू वैक्टर a लिखते थे या a इंटू वैक्टर 2 लिखते, नंबर ऐसा लिखते। तो सर कभी भी ऐसा क्लास 12 में नहीं लिखे, कभी भी ऐसे ही लिखे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? इसको लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, फील्ड का एलिमेंट को लेफ्ट साइड में, बीच में डॉट है और u प्लस v, इसका रिजल्ट इतने के बराबर होगा। तो पहला एक फील्ड का एलिमेंट एक वेक्टर का एलिमेंट मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर हुआ। एक फील्ड का एलिमेंट दो वेक्टर बीच में एडिशन, दोनों को अलग अलग किए तो ये आपस में रिजल्ट आपस में इक्वल होगा। अब दो फील्ड का एलिमेंट, कितना फील्ड का एलिमेंट? 2 और एक वेक्टर, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड किए तो भी आपस में इक्वल होगा। 6, 7, 8। अब दो फील्ड का एलिमेंट और एक वेक्टर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, और अगर वो रैशनल नंबर है तो उसके पास 1 होगा, अगर वो रियल नंबर है तो 1 होगा, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1 होगा। मींस वो फील्ड बनाता है तो उसके पास तो 1 होगा। 1 अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेगा तो v ही होगा, यानी कि यहां पे 5। टोटल 10 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर जाए तो हम कहेंगे कि ये जो v है ना ओवर f क्या बनाता है? वेक्टर स्पेस बनाता है। बस इतना ही बोलना है, इतना ही चेक करना है। पहला एडिशन के साथ 5, फिर डॉट के साथ 5, 10 अगर चेक कर लिए तो आप कह सकते हो कि ये जो सेट v है ना ओवर फील्ड f क्या बनाता है? वेक्टर स्पेस बनाता है। यहां पे इंटरनल कंपोजिशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है। यहां पे कहता है द ऑपरेशन प्लस, यहां पे प्लस साइन है,
जो कोई दो वेक्टर को लिए और दोनों के बीच में प्लस यूज करेंगे और वो रिजल्ट v का देगा, तो हम इसको कहेंगे इंटरनल कंपोजिशन। क्या कहेंगे? इंटरनल कंपोजिशन। दो वेक्टर लिए, दोनों वेक्टर के बीच में प्लस करेंगे और वो रिजल्ट अगर v दे दिया तो हम उसको क्या कहेंगे? इंटरनल कंपोजिशन। दोनों ही वेक्टर का था, दोनों के बीच में एडिशन किए और रिजल्ट क्या आया? वेक्टर आया, तो हम उसको क्या कहेंगे? इंटरनल कंपोजिशन। टू वेक्टर्स को कंबाइन करने के बाद जो थर्ड वेक्टर प्रोड्यूस होता है और वो सेम स्पेस में हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? इंटरनल कंपोजिशन। क्या कहते हैं? इंटरनल कंपोजिशन। अब आते हैं हम लोग, यहां पे दिखला दिया है कि दो को जोड़े तीसरा रिजल्ट उसी में आया। यहां पे लिखा है कि एक वेक्टर दूसरा वेक्टर के साथ ऐड हुआ तो रिजल्ट इतना आया, आर स्क्वायर सेम स्पेस में आया। सर यहां पे डॉट है, यहां पे एक फील्ड है और एक वेक्टर है, लेकिन रिजल्ट किस में आएगा? वेक्टर में आएगा। तो इसको हम लोग एक्सटर्नल कंपोजिशन कहेंगे। मतलब एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेंगे, स्केलर को स्केलर फील्ड का एलिमेंट होगा और वेक्टर v का एलिमेंट होगा, वेक्टर का एलिमेंट होगा, और दोनों को ऑपरेट करेंगे। जैसे यहां पे a एक स्केलर है और ये एक वेक्टर है, जब इसको मल्टीप्लाई किए, ये आर स्क्वायर का एलिमेंट है, समझाएंगे आने वाले एग्जांपल में, तो ये 2 डायमेंशनल स्पेस में ही है। तो आज हम लोग क्या क्या देखे? तो सर आज हम लोग बहुत कुछ नहीं देखे, लेकिन जितना भी देखे वो समझ में आया। सर कैसे? तो फर्स्ट आप आए और बतलाए कि वेक्टर एडिशन क्या होता है। अच्छा, फिर डॉट के बारे में बोले, फिर क्रॉस के बारे में बोले, ऐसे ही कुछ कुछ बात बोल करके निकल गए। फिर उसके बाद बोले कि फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब, और हम मैथ्स के टीचर तो हैं नहीं, तो आप लोग देख लेना, ऐसा बतलाया था। फिर थर्ड में हम क्या बोले? फील्ड। हम बोले कि फील्ड हम डेफिनेशन नहीं दे रहे, हम सबसे पहले एग्जांपल्स दे रहे। पहला क्यू एक रैशनल नंबर का डेफिनेशन आया था, उसको एक्सप्लेन किया, उसी के बीच में एक कॉल आ गया था। फिर एक इंटीजर के बारे में बतलाया, और इंटीजर के बारे में क्या बतलाया कि सर इंटीजर जो है ना वो फील्ड नहीं बनाता है। सर कौन सा प्रॉपर्टी फेल करता है? तो सर वहां पे इनवर्स, सारे इंटीजर का इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन नहीं मिलता है। फिर इसके बाद क्या बतलाया? तो सर इसके बाद जो आप बतलाया ना, वो फील्ड का डेफिनेशन बतलाया, वो तो ऐसे ही स्किप कर दिए, कह कि अरे लिख लेना। फिर उसके बाद क्या बतलाया? तो सर उसके बाद आप वेक्टर स्पेस के बारे में आया। फिर उसका डेफिनेशन में लिखे कि एक वेक्टर है जो किसी फील्ड के साथ वेक्टर स्पेस बनाता है, और उसका डेफिनेशन बतलाया। उस डेफिनेशन में आप बतलाएं कि दो वेक्टर को ऐड करने के बाद वेक्टर आएगा, तो उस प्लस को हम लोग कहेंगे इंटरनल कंपोजिशन। एक स्केलर और एक वेक्टर लेंगे और जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आएगा तो हम उसको कहेंगे वेक्टर। एक फील्ड लिए, एक वेक्टर लिए, और उसका रिजल्ट जो आया वो वेक्टर में आया, तो उस डॉट को आप कह रहे हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन, दो नाम। और आप बोले कि आने वाला क्लासेस में आप बहुत सारा एग्जांपल्स लेकर के आएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। बस आज इतना ही हुआ ना? क्या इतना आप लोग को समझ में आया? अगर आया तो अपने कमेंट्स में जरूर बतलाना कि क्या क्लासेस आपको अच्छा लगा, समझ में आया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।